बच्चों, तो आज मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा जो आगे बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे, ठीक है, और गेलो-सैक्स लॉ और अवोगाड्रोस नंबर करेंगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी तुम समझ चुके हो, उसके यूसेज होंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम आयनिक मास या ग्राम फॉर्मूला मास जो है वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक। ओके, तो पहले तो कल जो 2 क्वेश्चन कराने थे मुझे वो देखो। ये क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ और यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस इन केस यू आर नॉट एबल टू डू लेट मी नो, ठीक है। देखो भाई, एक एलिमेंट है ए, इसका GAM है 20 ग्राम, ठीक है। एक बी है जिसका GAM है 40 ग्राम, ठीक है। तो बोल रहा है हाउ मेनी grams of B will have the same number of ठीक है, same number of atoms as x grams of एक एक्स ग्राम में जितने एटम है उतने ही एटम बी में हो। अब तुम ये मत बोलना कि सर ए के एटम्स बी में कैसे हो सकते हैं, इट्स नॉट आस्किंग दैट। वो ये कह रहा है ए के कुछ एक्स एटम्स है, मतलब एक्स ग्राम्स में ए के कुछ एटम्स होंगे, लेट्स से वो एन आ रहा है, तो यही एन एटम्स बी के हों तो उसका कितना मास होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ओके। अगर डाउट हो रहा हो तो पूछ लेना, चाहे व्हाट्सएप पे ही पूछ लेना, कोई बात नहीं, मैं कल ये क्वेश्चन कराऊंगा ही, ठीक है। 50 एटम, वेट ऑफ 50 एटम्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ ए इज इक्वल टू 300 AMU, ठीक है। तो क्या कर रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in 240 grams of that element, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 240 ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब इस एलिमेंट के 240 ग्राम अगर हमारे पास हैं तो उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्लियर है। ये दोनों के दोनों तुमको करने हैं, कल जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था या जो भी कुछ काम करवाया था उससे ये हो जाएगा, नहीं होगा मैं बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, मैं हूं ना, है ना। तो ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना भाई। अब बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ molar mass of the molecule of molar mass of an element in molecular form or a compound, ठीक है। गॉट इट। तो सिंपल है, इसकी डेफिनेशन भी है मास ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के, ठीक है। सब्सटेंस यहाँ पे एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट के भी एक फॉर्म होती है जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल O2 H2, ये एलिमेंटल फॉर्म हुई, H2O ये कंपाउंड फॉर्म है। तो सब्सटेंस
या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, उसके मॉलिक्यूल होना वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही चाहिए, उसके मॉलिक्यूल्स लाइक एक मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा दैट विल बी योर मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कल जैसे GAM बताया था ना, सेम वैसा ही है। उसमें बोला एक मोल एटम्स का मास ग्राम एटॉमिक मास, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट्स इट। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हो और करके कि मास ऑफ Na atoms और 6.022 into 10⁻23 atoms, ये कह सकते हो, या कह सकते हो मास ऑफ या मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, बेस्ट डेफिनेशन ये है, ये याद रखें, इसी को लिखें, ये तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझ लो। ठीक है, ये यूजफुल है, ये याद करने का काम आएगा। ठीक है जी। अच्छा, और अगर मान लो तुम्हें अब इसको कैलकुलेट करना हो मोलर मास, जैसे लेट्स से CO2 है, CO2 का मोलर मास का मतलब CO2 में ये देखते हैं, एक CO2 मॉलिक्यूल में एक कार्बन होता है, दो ऑक्सीजन होते हैं, इसकी एटॉमिसिटी 3 है ना, और विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 1 है, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 2 है। तो अगर ये एक मोल होगा तो ये कितना होगा, ये भी एक मोल होगा और ये 2 मोल होंगे। ये क्लियर है? अगर मैं एक मोल CO2 मॉलिक्यूल्स का मास कह रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल कार्बन का मास और 2 मोल ऑक्सीजन का मास। तो मैं अगर लिखूं GMM CO2 इज इक्वल टू GAM कार्बन, क्या लिख सकता हूं ये कि नहीं भाई? अगर एक मोल CO2 है तो उसमें एक मोल कार्बन है, 2 मोल ऑक्सीजन के हैं। तो अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 लेता हूं तो उसमें एक मोल कार्बन का मास विच इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 मोल ऑक्सीजन का मास मतलब 2 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है बात? अच्छा, ये तो तुम्हें पता ही होगा, इसका 12 ग्राम होता है, इसका 16 ग्राम होता है, कितना आ जाएगा ये 44 ग्राम्स। ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक जेनेरिक फॉर्म, चाहे तो ये एक बार करा दिया, मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर इसका जेनेरिक फॉर्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा, जैसे mm का मास था ना, वैसे ही आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ एटॉमिसिटी I इंटू GAM I। ठीक है, जैसे इसी को देख लो, इसमें अगर एटॉमिसिटी किसकी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एटॉमिसिटी इनटू GAM ऑफ कार्बन, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इनटू GAM ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया। इसी तरीके से अगर H2O के लिए लिखोगे तो कैसे आएगा, 2 एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस एटॉमिसिटी 1 इनटू इसका कितना आता है ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम। ठीक है जी, कितना आ जाएगा ये 18 ग्राम। ठीक है, सिंपल इनफ। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं छोटे छोटे से, मिटा रहा हूं। चलो ठीक है, पहले एक बार इसको करा लेता हूँ, फिर जल्दी से उसको डिफाइन करके खत्म करेंगे। ठीक है जी, ओके, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, C6H12O6, ठीक है जी, C12H22O11, KMNO4, K2Cr2O7, NH4। देखो ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आज के बाद याद रखना है भाई, पोटेशियम परमैंगनेट, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट,
ये NH2CO NH2 ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है यूरिया। ओके, दिस इज FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, this is 6H2O, this is called मोहर्स सॉल्ट, ठीक है। ये अभी नाम याद रखने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, नॉट दैट कि अभी से, लेकिन गेट इनटू द हैबिट ऑफ रिमेंबरिंग दीज, ठीक है। यू मस्ट बी एबल टू रिकॉल देम, लाइक आफ्टर 6 मंथ्स अगर मैं कभी पूछूं कि भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, यूरिया क्या है, तो ये याद होने चाहिए, ठीक है। अभी क्या है इसका मोलर मास निकाल, मोलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों के दोनों निकालने, ठीक है। मैं एक दो ही कर रहा हूं, ये दो करूंगा। इसमें जो Mn है, Cr है, Fe है, ठीक है, या फास्फोरस है, फास्फोरस सल्फर तो कल मैं लिखवा ही चुका हूं शायद ना, हाँ कल लिखवा दिया था मैंने। ये सब का, ये जो 1 2 3 जो मैंने बताया, ठीक है, CO ये ऑक्सीजन है, हाँ ये कोबाल्ट नहीं है। ये जो 2-3 मैंने बताए, या 2-3 तुम यहाँ पे देख रहे हो, इनको तुम्हें अपनी बुक के NCERT या जो भी तुम्हारे पास बुक है उसके पीरियोडिक टेबल से इसका मॉलिक्यूलर मास देखना है ग्राम्स में, सॉरी मॉलिक्यूलर मास नहीं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखना है ग्राम्स में। जो उसका मास नंबर लिखा होगा ना, ठीक है, वही उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर मास नहीं, एटॉमिक मास होगा, और उससे तुम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो क्या होगा, 6 × 12 है ना, 6 × 12 AMU प्लस 12 × 1 AMU प्लस 6 × 16 AMU, कितना आएगा ये 180 आता है, 180 AMU, ठीक है। इसी तरीके से तुम इसको करोगे तो इसका 342 आएगा, ठीक है। 12 × 12, 22 × 1, 11 × 16, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है। गॉट इट, ये बेसिकली तुम्हारे पास चीजें हैं, ठीक। ये सब को उतारना है और ये सब का कैलकुलेशन करनी है, इसका और इसका जो मास है तुम्हें पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा। इस बहाने कम से कम उसको देखना शुरू करोगे, ठीक है। ओके, सो हैविंग डन दीज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेटा। आई हैव सेवरल क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, वो तो हम बाद में ही देख लेंगे, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है हमारे पास उनका। कैलकुलेट नंबर, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, अभी इसके बाद एक और चीज देखते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। इसको उतार लिया होगा इधर, मैं इसको मिटा रहा हूँ। कहाँ थे हम, यस, ओके। नाउ अगर मैं कहता हूं नंबर ऑफ मोल्स, तो कल इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, तुमको याद होगा। नंबर ऑफ मोल्स अगर मास के टर्म्स में है, क्या होगा, गिवन मास, कल क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी एटम के अगर मोल्स की हम बात कर रहे थे तो क्या था, गिवन मास अपॉन GAM था। आज क्या हो जाएगा, GMM, और मोलर मास of the substance, ठीक है जी, ये आ जाएगा तुम्हारा। तो कुछ क्वेश्चन करते, सिंपल है वैसे ही जो कल किया था उसके जैसे ही है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। या इसको लिखने का एक तरीका होता है कि N जो होता है दैट इज सिंबल फॉर मोल्स, इक्वल्स टू W, स्मॉल w अपॉन कैपिटल N, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज 9 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है, इसके मोल्स निकालने हैं। यहां पे तुम्हें N कैलकुलेट करना है भाई, ठीक है, यहां पे तुम्हें N कैलकुलेट करना है। 31.6 ग्राम ऑफ KMNO4,
12.8 milligram of SO2, 8 microgram of CH4, okay, 29.4 gram of K2Cr2O7, and the last is 63 gram of H2C2O4.2H2O। होपफुली ये सब दिख रहा होगा। मैं एक दो के कर देता हूं। जैसे 9 ग्राम ऑफ H2O, H2O का मोलर मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 18 ग्राम आता है। तो N इक्वल्स टू, या N यहाँ पे लिख लेता हूं ऊपर, ठीक है, N इज रिटन ओवर हियर। इसमें क्या होगा, N इक्वल्स टू 9 बाय, मतलब गिवन मास 9 अपॉन इसका मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। तो ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल इक्वल्स टू कितना आएगा, 0.5 मोल्स, या 1/2 मोल लिख सकते हो। इसी तरीके से इसका कर सकते हो, ठीक है। इसका क्या होगा, 31.6 अपॉन 158 ग्राम्स पर मोल, और ये ग्राम्स में होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/5 मोल्स, ठीक है। इसी तरीके से इनको भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसको डालो। गॉट इट। तो भाई एक फ्लो चार्ट बढ़िया सा बनवाते हैं तुम्हें, ताकि तुम्हें फिर क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया से, ठीक है जी। इसको उतार लिया, ओके। मोलर मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब क्या बात कर रहे थे हम, फ्लो चार्ट की। अगर मान लो तुम्हें मास दिया है, ठीक है, ये कल भी करवाया था वैसे मैंने तुम्हें, लेकिन आज दोबारा से करवाना, थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि कुछ चीजें और ऐड हो गई हैं। इसको अगर हमें मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ये सबको पता होगा, ठीक है। अगर मास दिया है तो डिवाइड कर दो अगर मोलर मास से, ठीक है, इस केस में GMM से, ठीक है, ओके। मोल्स आ जाएंगे। अगर मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से। जितने भी मोल है उसे Na से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा तुम्हें उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, या नंबर ऑफ, लेट्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह दो इसको, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स की ही बात कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अच्छा, अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स चाहिए अब इसमें, ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो मुझे कैसे मिलेंगे, याद है एटॉमिसिटी, तो मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिसिटी से, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे उल्टा करना हो, मतलब मुझे, मेरे पास एटम्स दिए हो और मुझे वो पूछा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, आप इससे कितने मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा एटॉमिसिटी से। एक सेकंड, इस तरीके से, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल से नहीं होता, हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय Na, इसको डिवाइड करना पड़ेगा Na से, ठीक है। अगर मेरे पास मोल्स दिए हैं, मुझे मास चाहिए होगा तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा GMM से, ठीक है, सिंपल हो गया। मान लो तुमसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पूछ रहा हूं, तब क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, ये तो करोगे, है ना, सिंपल सा है। इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इसमें नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो नंबर ऑफ P+ इन वन मॉलिक्यूल,
ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पी पी प्लस नहीं एन जीरो मतलब न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये है जी सी व्हाट इट। तो इस तरीके से तुम ये सारे कन्वर्जन्स कर सकते हो। यहाँ से मास से मोल्स में जा सकते हो, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जा सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एटम्स पे जा सकते हो। चाहो तो तुम मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सब तक जा सकते हो। तो दिस इज एक ब्रह्मास्त्र है, छोटा वाला ब्रह्मास्त्र। इससे बड़ा वाला ब्रह्मास्त्र अभी आगे आएगा, जिसको हम वायु मैप कहते हैं। ये इसे नोट डाउन करो, ठीक है जी। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ साथ साथ, तो तुम ये नोट डाउन करो। क्वेश्चन इज 200 ग्राम ऑफ CaCO3 हमारे पास दिया हुआ है। इसमें हमसे छोटे छोटे 4 क्वेश्चन पूछे। ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे एक एक स्टेप। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। C क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Ca, C एंड O। कैल्शियम के अलग से पूछ रहा है, कार्बन के अलग से पूछ रहा है, ऑक्सीजन के अलग से पूछ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर नहीं पूछ रहा है, अलग से पूछ रहा है, इसके कितने, ये कितने, ये कितने। ठीक है, क्लियर होगी बात। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये समझ में आ गया होगा तुमको। ठीक है, अब इसका यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। तो मोल्स अगर हमें चाहिए और हमें मास दिया हो तो हमें क्या चाहिए होगा, मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मोल्स n इक्वल्स टू क्या होगा, W/m। W कितना दिया है, 200। अच्छा, इसका मोलर मास याद है, Ca 40 ग्राम होता है, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 40 प्लस 12 कितना हो गया, 52। अच्छा, 16 into 3 48, फिर 48 प्लस 52 100। ठीक है, तो 2 ये ग्राम्स हो गए, ग्राम्स पर मोल हो गया, 2 मोल। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। ये तो तुम्हारा ए आ गया। ठीक, अब बात करते हैं बी की। बी कह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। अब ये देखो, मास से मोल्स आ गया ना, डिवाइडेड बाय GMM। अब वो कह रहा है मोल से मॉलिक्यूल्स पे आने के, तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करना है n से। तो बी में क्या करेंगे, n हमारा कितना आ चुका है, n हमारा 2 मोल्स आ चुका है। देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, 2 इंटू, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इंटू Na। तो 2Na लिख सकता हूं मैं इसको, 2Na। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 6.022 into 10⁻23 बार बार लिखने की बजाय Na लिख सकते हो। मुझे आंसर दोगे अगर Na में तो भी मेरे को चलेगा। ठीक है जी, CaCO3। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ गए भाई, सिंपल था ये तो, दोनों तो बहुत ही सिंपल थे। अब आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम C वाला सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CaCnO3। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास, ठीक है, 2Na CaCO3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कार्बन, सॉरी कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इन तीनों की, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, इसमें 1 है, इसकी 1 है और इसकी 3 है। हाँ है ना, अगर मैं एटॉमिसिटी लिखूं यहाँ पे तो ठीक। अच्छा, एटॉमिसिटी ये है, इसका क्या बोल रहा है ये, तो एक मॉलिक्यूल में एक Ca एटम है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में, सॉरी एक मोल में, एक मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 में कितने मॉलिक्यूल, सॉरी एक मॉलिक्यूल CaCO3 में एक एटम Ca है।
ठीक है, तो एक मोल CaCO3 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स ऑफ Ca एटम्स होंगे? एग्जैक्टली एक मोल। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं? 2Na मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 into 2Na, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स। अच्छा, कार्बन का एक एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो 2Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 1 into 2Na। और यहाँ कितने हैं? 3, यहाँ आ जाएगा 3 into, ये देखो ना यहाँ पे एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो का, इसके ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ये आ गया, ये आ गया 2Na, ये आ गया 2Na, ये आ गया 6Na। मान लो कि उसने बोला होता कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, टोटल मतलब सबको मिला के, तो इन सबको ऐड कर दो, कितना आ रही है? 10Na। आर वी क्लियर? सिंपल है ना, कुछ है ही नहीं इसमें, तो सी वाला भी तुम्हारा हो जाता है। चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा है हमसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो पहले ऐसा करते हैं एक एक करके, हम नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। ये तो हमें कैलकुलेट करना है पहले, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक मॉलिक्यूल में कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो Ca का एटॉमिक नंबर होता है 20, कार्बन का कितना होता है 6 और ऑक्सीजन का 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ मतलब इसमें 20 प्रोटॉन्स होंगे और 20 न्यूट्रॉन, सॉरी 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसा करते हैं तीनों को एक साथ कर लेते हैं, बार बार वही चीज नहीं करनी पड़ेगी। तो जब एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब 20 प्रोटॉन्स हुए, इतना क्लियर है। अच्छा, 20 प्रोटॉन्स हो तो 20 इलेक्ट्रॉन्स भी है, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब ये आयन नहीं है, इट्स अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो 6 प्रोटॉन्स होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी 8 प्रोटॉन्स होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आर बी क्लियर? ओके। अच्छा, इसका मास नंबर कितना है? 40 बताया था मैंने कल। ठीक है, इसका मास नंबर अगर 40 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 20 तो उसमें प्रोटॉन हो गए, तो 20 न्यूट्रॉन भी हुए। ठीक है, और अगर इसके 6 प्रोटॉन है और 12 इसका मास नंबर है तो इसके 6 न्यूट्रॉन भी हुए। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अगर तुम देखो तो ये P प्लस कितने प्रोटॉन है? 8, इसका मास नंबर कितना होता है? 16। ठीक है, 8 न्यूट्रॉन्स। अगर किसी को डाउट हो रहा है ना कि मैं कैसे कर रहा हूं, तो कल मैंने क्या बोला था? Mn या फिर Mn को याद रखना हो ना तो ऐसे लिख सकते हो कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू Mn इंटू AMU। ये अप्रोक्सीमेटली मैंने शायद कल बताया भी था, अगर किसी को अभी भी याद ना आ रहा तो ये देख लेना। जैसे मान लो ऑक्सीजन का 16 AMU मास होता है एक एटम का ना, एटॉमिक मास, तो इसका मतलब उसका मास नंबर कितना हो? 16। ठीक है, इसी तरीके से लेट्स से सल्फर का 32 AMU एटॉमिक मास है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका मास नंबर 32 हुआ। ठीक है, ये क्लियर होगी बात? तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 8 से 14 34 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में। इसको भी अगर हम देखें तो 34 ही आएगा। ठीक है, 34 प्रोटॉन्स एंड 34 ही 34, जिसको ना पता हो भाई 34 होता है, हिंदी सुधारें थोड़ी सी। ठीक है, 34 प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गया? 34 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज 2Na, तो 34 इंटू 2Na 68Na, और यही इसके लिए भी आएगा, इसके लिए भी आएगा। क्लियर है? एक एक स्टेप वाइज चलते हुए हमने देख लिया कि वी कैन गेट द आंसर। ठीक है, नाउ आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू सम गुड क्वेश्चंस, बेटर क्वेश्चंस। ठीक है जी, वी हैव सर्टेन मोर क्वेश्चंस। इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं तुमको घर के लिए दे दूंगा।
घर के लिए तो वैसे तो घर पे ही हो तुम, लेकिन होमवर्क होगा। आजकल तो वैसे सभी कुछ होमवर्क ही होगा। व्हाट काइंड ऑफ अ डेफिनेशन इज दिस? नाउ होमवर्क, द डेफिनेशन ऑफ होमवर्क इज नॉट एप्लीकेबल। सारा काम ही होमवर्क है भाई, होम पे बैठ के कर रहे हो सब कुछ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो, कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। उसने क्या बोल दिया, CH4 एक कोई कंपाउंड है, उसके मैंने तुमको कुछ ग्राम दे दिए, अभी तुम बोलो कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहां हमें दिया है और यहां हमसे पूछा है। तो इसमें एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप आएंगे। तो पहला स्टेप मैं यहां पे लिख रहा हूं मास का लिख रहा हूं 1.6 ग्राम, ठीक है, पहले स्टेप के जस्ट नीचे, ठीक है। इसको क्या करोगे, डिवाइड बाय मोलर मास। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 4 होता है, डिवाइड बाय 16। तो इसका क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। मोल्स कितने आएंगे, 1.6 अपॉन 16.1, है ना। इसको मैं चाहे तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.6 अपॉन 16.1, ठीक है। अभी क्या करने का है, इसको इसके मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, इनटू Na, कितना आएगा, इक्वल टू 1/10 Na। अब क्या करना है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। कार्बन के बारे में भी हमने देखा कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 4 10, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, थर्ड्स में 10, ठीक है। ये कितना आएगा, 10 इंटू 1/10 इंटू n, यहाँ क्या आ गया n, ठीक है ना, सिंपल था, एक लाइन में हो गया, गॉट इट। अच्छा चलो अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं कुछ और डिफाइन करूंगा। ये क्वेश्चन हम बाद में भी कर सकते हैं, एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं भाई, कितना टाइम हुआ है, 32 मिनट्स है, ठीक है, अभी तो काफी समय है हमारे पास। ओके, सो ये कह रहा है नंबर ऑफ CHO atoms in 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज की अभी मैंने इसका फॉर्मूला लिखा था, मतलब ये धीमे धीमे याद करने आने चाहिए, याद होने चाहिए तुमको। अगर मैं सुक्रोज बोलूँ तो सीधे टन से घंटी बजनी चाहिए कि भाई सुक्रोज होता है ये, दिस इज सुक्रोज, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है ना ये, तो ये हमें इसने मास दिया है और यहाँ तक जाने को बोल रहा है, तो 4 स्टेप है। जैसे करते हैं, कार्बन लिख लेते हैं, हाइड्रोजन लिख लेते हैं और ऑक्सीजन लिख लेते हैं। तो इसका मास कितना दिया भाई इसने, अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसने इनका मास नहीं दिया है, इसने टोटल का मास दिया, तो पहले हमें मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर पहले ऐसे करना, रुक जाओ, इसको कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाद में लिखेंगे, पहले मास कितना दिया है 6.84 मिलीग्राम, ठीक है। इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करना है। मोलर मास इसका 342 ग्राम्स था, मैंने मोलर मास अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 342, ठीक है। तो क्या आएगा 6.84 इंटू 10⁻³ अपॉन 342, कितना आएगा -5, 2 इंटू 10⁻⁻5, ये मोल्स आ गए इसके, ठीक है। तो अब अगर तुम्हारे पास मॉलिक्यूल के मोल्स आ चुके हैं, तो तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इंडिविजुअल के एटम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं, 2 स्टेप में ना करते हुए। कार्बन की अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल में 12 हैं, 12 एटम्स हैं, है ना। तो 12 हो गया। नंबर ऑफ कार्बन की बात एक एक करके कर लेते हैं।
ये आ चुका है तुम्हारा 2 × 10⁻⁵ मोल्स। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करना है भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को Na से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, तो कितना जाएगा ये 2 × 10⁻⁵ Na। ठीक है जी। अच्छा अब क्या करना है? अब हमें कार्बन के लिए अलग से लिखना पड़ेगा, और कार्बन के लिए अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, और हाइड्रोजन के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा, और ऑक्सीजन के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन है, तो 12 से तो पहले मल्टीप्लाई होने होगा, और 12 इंटू कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना 2 × 10⁻⁵ Na। इस तरीके से हाइड्रोजन कितने हैं 22, 2 × 10⁻⁵ Na। ये ऑक्सीजन कितने 11, 11 × 2 × 10⁻⁵ Na। ठीक है, तो सिंपल था ये भी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ी देर में लेते हैं, पहले कुछ और चीजें डिफाइन कर देते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, वी हैव डन दिस, वी हैव कंप्लीटेड दिस। ओके, मतलब ये साइड्स पर बात करेंगे। लेट्स फर्स्ट कंप्लीट वन स्मॉल थिंग। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन किया था, वैसे ही मैं ग्राम आयनिक मास और ग्राम फॉर्मूला मास को बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ। ठीक है, तो ओके, मैं इसे इधर मिटा रहा हूँ, मैं ऊपर वाले को नहीं मिटा रहा हूँ अभी, क्योंकि इसकी फर्दर जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अभी बस इतना देखो। ठीक है, अगर मैं GIM की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मोलर मास ऑफ आयंस। ठीक है, इसका मतलब ये होगा मोलर मास ऑफ आयंस। ठीक है, तो इसका मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस, किसी भी, ठीक है ना, किसी भी 4 सब्सटेंस के जो आयंस होंगे उनका, इसको वो लिख सकते हैं, और मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 आयंस, या फिर मास आयनिक मास एक्सप्रेस एज एक्सप्रेस इन ग्राम्स। ठीक है, अगर मैं इसमें इसका GIM कैलकुलेट करना बताऊं तो कैसे आएगा, सिग्मा, अगेन द सेम थिंग, I = 1, एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ I इंटू IM, सॉरी नॉट IM, एक मिनट, GAM। ठीक है, ये क्लियर रहेगा। और अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा, n अभी मैं n लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स को, अब समझ जाना चाहिए तुमको। n कितना होगा, n होगा गिवन मास अपॉन ग्राम आयनिक मास। ठीक है, और सेम चीज हम ग्राम फॉर्मूला मास के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं यही चीज में I की जगह F लगा दूं और आयनिक की जगह फॉर्मूला यूनिट्स लगा दूं, तो ये आयंस के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, GFM = मोलर मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट। वैसे इसका कोई औचित्य बनता नहीं है, इसका कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट्स को हम यूजुअली मोल्स के मॉलिक्यूल्स के जैसे कंसीडर करते हुए GMM में ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। मोलर मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, ये इट डज नॉट मेक सेंस, बट ठीक है, फिर भी लिखवा रहा हूँ। इसका वैसे भी कोई यूज नहीं होता, क्योंकि तुम फॉर्मूला यूनिट्स की को मॉलिक्यूल अज्यूम करके काम चला लेते हो। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ FUs, मास ऑफ 6.022 FUs। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखोगे, GFM वही, और यहाँ पे भी GFM। ठीक है, ये दोनों के दोनों सिंपल थे, एग्जैक्टली ऐसे ही होने, इनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो
हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं इसमें ना, सो वी हैव, ओके यस वी हैव सम क्वेश्चंस, एटलीस्ट एक क्वेश्चन है मेरे पास, और कोई है मेरे पास? ये जेई का क्वेश्चन तो जेई के, चलो आज कुछ जेई के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, पहले कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें? अच्छा, अगर मान लो तुम्हें कभी बोले कि ऐसे कैलकुलेट करना है आयंस के लिए, तो कुछ नहीं करना, इसको मैं मिटा रहा हूं। आयंस के लिए अगर तुम्हें ये वाला एक्सप्रेशन निकालना हो, जैसे ये हमने एक फ्लो चार्ट बनाया ना, अगर तुम्हें निकालना हो ऐसे फ्लो चार्ट, तो भाई मास को मोल्स में कन्वर्ट करना, चाहे आयनिक मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, मतलब ग्राम आयनिक मास हो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, वो भी ऐसे ही करना है। ठीक है, मैं ग्राम फॉर्मूला मास के लिए नहीं लिखूंगा ये फॉर्मूला, ये हो गया। अच्छा, अगर मोल्स ऑफ आयंस आ चुके हैं हमारे पास, तो मैं उसे अगर Na से मल्टीप्लाई करूं तो नंबर ऑफ आयंस आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे उसमें उस आयन में जो एटम्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं, तो हम इस तरीके से, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन बनाएगा नहीं, क्योंकि इट सीम्स लिटिल एब्सर्ड कि मैं आयन में से मैं पूछ रहा हूँ कि उसमें कौन कौन से एटम्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे पहले कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही कर लोगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इनफैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आएगी, प्रोटॉन्स में भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आयन बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन देने या लेने से। तो इसका मतलब जो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है ना, तो जो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होंगे, एक आयन में उससे या तो ज्यादा या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 600 मिलीग्राम ऑफ CO3 2- है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाकी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है हर एक के लिए। 600 मिलीग्राम 48 ग्राम ऑफ SO4 2- आयंस, और आयंस हमेशा ध्यान रखना, आयंस हमेशा लिक्विड जो होते हैं, इनफैक्ट एक्वस सॉल्यूशंस या जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं उसमें ही बनते हैं, इंडिपेंडेंटली ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मान लो तुम कहो कि सर यहाँ पे कोई एक आयन उड़ रहा होगा, नो, बहुत अनस्टेबल होगा वो। मैंने जो प्लाज्मा वाली स्टेट बताई थी, वहां पे जाके एक आप कुछ स्टेबल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, 2.3 ग्राम्स ऑफ Na+ and 4.8 micrograms of Mg2+। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, मास दिया है हमें और हमें कहाँ जाना है, यहाँ तक। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 1 2 3, ये 3 स्टेप से जाना पड़ेगा। तो पहले 2 स्टेप तो सिंपल है भाई, इसका क्या करना है, ग्राम आयनिक मास, पहले तो इसका ग्राम आयनिक मास निकालना है। ग्राम आयनिक मास क्या होगा, CO3 का ग्राम आयनिक मास, मैं एक करके इसको ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n में लिखेंगे। सबसे पहले इसका GIM लिख लेते हैं। GIM क्या होता है, 16 × 3 48 × 12 60 ग्राम्स। ठीक है, इसका कितना हो ग्राम पर मोल, इसका हो जाए 96 ग्राम पर मोल, इसका होगा 23 ग्राम पर मोल, इसका 24 ग्राम पर मोल। ये तो तुम्हारा GIM हो गया। तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स कितने आएंगे, CO3 इसका 600 मिलीग्राम है, तो 6 भाई गिवन मास, सॉरी मोल कैसे आएगा, गिवन मास अपॉन GIM। गिवन मास कितना होगा, 600 × 10⁻³ 600 मिलीग्राम का मतलब यही तो हुआ, इतने ग्राम्स अपॉन 12 ग्राम, सॉरी 12 नहीं 60 ग्राम्स। ठीक है, पर मोल। तो कितना जाएगा, ग्राम से ग्राम गया, 60 से ये गया तो 10 आया, तो 10⁻² मोल्स। ठीक है जी, या चलो ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। ओके,
गॉट इट। 96 इसका है और यहाँ पे 48 दिया है, तो ये हाफ मोल समझ में आया सीधे सीधे। इसकी बात करो 2.3 अपॉन 23 ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल इक्वल्स टू 1/10 मोल। यहाँ पे क्या आएगा 4.8 अपॉन 24, ये माइक्रोग्राम्स है तो इसको लिख ही देते हैं। 4.8 इंटू 10⁻⁶ ग्राम अपॉन 24 ग्राम, ग्राम से ग्राम गया ये -7, तो कितना जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ मोल्स। ठीक है जी, आर वी क्लियर। तो जीएम हो, जीएमएम हो, जीआईएम हो, जीएफएम हो, सबकी जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है, ये ध्यान रखना है। मैं आज दोबारा बोल रहा हूँ इस बात को। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स इसके आगे इसके आगे इसके आगे इसके आगे, तो अभी हमारे पास मोल्स आ चुके हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस कैसे आएंगे, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे इसके। नेक्स्ट वाला जो स्टेप आएगा दैट विल बी 10⁻²2 Na। इसका नेक्स्ट वाला मोल कैसे आएगा, वो स्टेप कैसे आएगा Na/2, इसका आएगा Na/10, इसका आएगा 2 इंटू 10⁻⁷ Na। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं ना, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स पहले इसमें निकालने पड़ेंगे। एक आयन में अगर आप तुम ध्यान से देखो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉन्स भी 6, इसका होता है 16, सॉरी इसका होता है 8, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 3 24 और 6 30, ये आया यस 30। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और है, तो इसका मतलब इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 आयन आया ना, इसमें 32 है। इसी तरीके से हम इसके भी इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, प्लस इसमें जो चार्ज है वो इसमें माइनस कर देंगे चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया गया है, लिया नहीं गया, इसमें भी दिया गया है। तो इसमें कितना था 96, तो कितना 32 16 और 8, अच्छा 32 और 48 है, सॉरी हाँ 48 आएगा, 48 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, इसके 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके कितने आएंगे, Na है ना, Na का 11 होता है एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, तो 11 में से 1 निकाल दिया तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पे क्या है 12 में से 2 निकाल दिए तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो क्या करना है, बस अब इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो लास्ट हमारे पास जो आएगा दैट विल बी 10⁻² इन Na इंटू 32, यहाँ क्या आएगा Na/2 इंटू 32, सॉरी 32 नहीं 50 है यहाँ पे, 50, और यहाँ पे क्या आएगा Na/10 इंटू 10, और यहाँ क्या जाएगा Na/10 तो नहीं है, ये है 2 इंटू 10⁻⁷ Na इंटू 10। ठीक है, बाकी तो हो गया तुमसे, सिंपल था कि नहीं था, ये कुछ नहीं करना था, बस बाकी तो सेम था। हमें तो क्या किया, जो फाइनल हमें एक आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो हमने निकाल दिए इस तरीके से। गॉट इट। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं भी घर के लिए दूंगा, 2 चीजें और कर लेते हैं जो इसमें बची हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। Gay-Lussac's लॉ एंड एवोगाड्रोस नंबर, तो Gay-Lussac's लॉ लिख लो। एक मिनट यार, पानी पी लेते हैं। ठीक है जी। तो अब हमारे पास आएगा जो 2 चीजें हैं स्मॉल, बहुत छोटी छोटी सी हैं, Gay-Lussac's
लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है जी, गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, इसमें बोल रहा है देखो, गैसेस कंबाइन इन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ये इस लॉ का कंबाइन इन द रेशियो ऑफ देयर, इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम at a given T and P। ठीक है, usually this temperature is, या temperature and pressure is STP। ठीक है, STP का मतलब भी जान लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 बार। ठीक है, 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। गॉट इट? अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है भाई कि थोड़ा सा पहले को बताता हूँ। एसटीपी जो पहले था, या एटलीस्ट मेरे टाइम पे था जब मैंने जेई दिया, मैंने जेई 2006 में दिया था, तो जब मैंने दिया था या फिर उससे पहले जो जेई के क्वेश्चंस आते थे, वहां पर प्रेशर की जो कंडीशन ली जाती थी वो 1 एटमॉस्फेयर ली जाती थी। तो इसका कुछ फर्क पड़ता है, वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता था। गॉट इट? लेकिन 1982 से एग्जैक्टली यही एसटीपी कंडीशंस हैं। अब जाके अगर तुम अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें ये कंडीशन लिखी होगी। ठीक है जी, ओके। अभी इसको इतना ही समझो, मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऑल वॉल्यूम ऑफ all gases are measured at the same T and P। वो STP हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों सेम होने चाहिए हैं। ओके, ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे वी हैव N2 plus 3H2 gives 2NH3, है ना, अमोनिया का फॉर्मेशन किया है। तो अगर मैं लिखता हूं कि इसका मैंने मतलब इसके बेसिस पे, ये क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस ही है, तो इसके बेसिस पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा कि अगर मैंने इसके 1 लीटर को, ठीक है, इसके 1 लीटर और इसके 3 लीटर को मैंने कंबाइन किया तो इसके 2 लीटर मिलेंगे। तो मैं इस लीटर को जेनेरिक लिख रहा हूँ कि एक वॉल्यूम कुछ भी हो सकती है, मिलीलीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबके लिए सेम पैरामीटर होगा। तो एक वॉल्यूम अगर मैं लूंगा तो इसके 3 वॉल्यूम लगेंगी टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम्स ऑफ दिस। ठीक है, सेम वे 1 ml ऑफ दिस विल रिएक्ट विद 3 ml ऑफ दिस टू गिव 2 ml ऑफ दिस। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम होना चाहिए, मतलब थ्रू आउट ऑल दीज 3। इनकी वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए टेम्परेचर प्रेशर दोनों सेम होना चाहिए। गॉट इट? ये सिंपल सा है तुम्हारा गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको मिटा दूं। ओके, कहाँ थे हम? राइट, तो इसकी डेफिनेशन से पहले एक चीज बताता हूँ। एवोगाड्रो का एक हाइपोथेसिस तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हालांकि वो मैंने मेंशन नहीं किया।
एवोगाड्रो का एक हाइपोथेसिस ये है कि एक मोल ऑफ जो एटम्स एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल कंटेन 6.022 into 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स। ठीक है, ये उसका हाइपोथेसिस है, पहला हाइपोथेसिस। ठीक है, दिस इज द सेकंड हाइपोथेसिस। ये वाला, ये और वो अलग अलग है, हालांकि सिमिलर चीजों के बारे में बात हो रही है लेकिन अलग है। पहला वाला हाइपोथेसिस क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को अगर तुम लोगे तो उसके उस सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल के 6.022 into 10⁻23 नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 मोल रिप्रेजेंट 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, दैट इज एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका हाइपोथेसिस क्या है, एट सेम टी एंड पी, टेम्परेचर और पी कंडीशन सेम है, एट सेम टी एंड पी कंडीशंस equal volumes of any gas, all gases will contain equal number of moles, या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी लिख सकते हो, ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, अगर गैसियस जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल, एटम होता है एटम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, किसी एक कोई भी एक टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन ले लो, स्टैंडर्ड बना लो उसको। अब दो गैस ले लो कोई भी, जैसे CO2 and H2 या O2 and H2 लेट्स से। मैं अगर इसका 1 लीटर लेता हूं किसी TNP पे, ठीक है, किसी टेम्परेचर प्रेशर पे, और इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास x मोल्स आ रहे हैं, और मैंने इसका भी 1 ही लीटर लिया इसी टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में, तो इसके भी मेरे पास x मोल्स ही होंगे। ये ध्यान रखें, ये इसका हाइपोथेसिस है और ये ट्रू है। ठीक, व्हाट इट ठीक है, अब हम इसको देखते हैं यूज कैसे करेंगे। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। लाइक एवोगाड्रो जी जो है वो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल, स्ट्रेट एंड सिंपल, वो ये बताना चाहते हैं। ठीक है जी, अच्छा, और एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे सकते हैं, डू वी हैव एन एग्जाम्पल? नहीं, हमारे पास एग्जाम्पल तो नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, मैं कुछ बताना चाह रहा था ना, हाँ ये, अगर मैं एक मोल लेता हूं, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उस गैस के, हाँ है ना, कोई भी गैस हो n नंबर ही होगा। अगर मैंने सेम टेम्परेचर प्रेशर ले लिया तो उल्टा भी तो ट्रू होगा ना, इसमें क्या था, इक्वल वॉल्यूम्स विल कंटेन इक्वल मोल्स, अगर मैं मोल्स इक्वल ले लूं तो वॉल्यूम्स भी तो इक्वल होगी, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस विल हैव सेम वॉल्यूम at a given temperature and pressure। उल्टा भी ट्रू हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल। अच्छा, तो हमने एसटीपी की बात करी थी उस वक्त थोड़ी देर पहले, एसटीपी की कंडीशंस पे भी तुम्हें याद हो गई होंगी। तो एसटीपी पे अगर मैं 1 मोल की वॉल्यूम लेता हूं, एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, इसको ये होती है 22.7 लीटर्स, ये ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज 22.7 लीटर्स, तो हम कहते हैं इसको मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस
एट एस टी, ये हर एक भाई अभी तो क्या बोला, अगर एक मोल है तुम्हारे पास तो किसी टेम्परेचर प्रेशर पे सबकी सेम वॉल्यूम होगी कि नहीं होगी। अभी मैंने वो टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी ले लिया और मैं कह रहा हूं किसी एक गैस का 20 मोलर वॉल्यूम जो है, एक मोल की वॉल्यूम एट एसटीपी इज 22.7 लीटर्स। तो किसी भी गैस की, चाहे वो O2 हो, चाहे वो H2 हो, चाहे वो N2 हो, इन सब की जो वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम वो कितनी होगी 22.7, 22.7, 22.7। हालांकि बुक्स में कहीं क्वेश्चन में तुम्हें पुरानी वैल्यू दिख जाएगी 22.4 लीटर जिसको बोलते थे। अगर वो किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुए तो ही यूज करना, अदरवाइज 22.7। हालांकि आजकल वो दे डू नॉट लीव एनी स्पेस फॉर डाउट, तो व्हाट दे डू इज वो वहां पे वॉल्यूम दे ही देते हैं, एक जो मोलर वॉल्यूम है वो अपने आप से देता है। अगर उन्होंने 22.4 दे दी तो 22.4 यूज कर लेना, अगर उन्होंने 22.7 दे दी तो 22.7 यूज करना। और अगर कोई पूछे कि 22.4 सही है या 22.7 तो सीधा छाती ठोक एकदम बोलना कि 22.7। अगर वो बोलेगा चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो तो उसे बोलना सर आप गलत हो, आप एनसीईआरटी देखो। और अगर आपको उसमें भी शक है तो 1982 का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसके हिसाब से भी देख लो कि एसटीपी जो है दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक 1 बार प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज योर एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है जी। अब इसका अच्छा एक सेकंड, एक चीज और बता देते हैं। जब मैं एसटीपी को 1 बार कह रहा हूं ना तो ये चीज भी याद कर लो कि 0.987 एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसके बीच में रिलेशनशिप होती है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार। ये जो कन्वर्जन फैक्टर्स है ना ये याद रख लेना भाई, ठीक है ना, ये मेरे को याद आगे देख के इसमें, ठीक है। सेम रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। तो मोलर वॉल्यूम हो गई, इसका एक फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज जो तुम्हें ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये जो वॉल्यूम है या दिस लॉ इज independent of nature of the gas, ठीक है। गैस का जो नेचर है, क्या गैस है, कौन सी गैस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमने लिखा वो ट्रू है। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास गैस की वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन क्या है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दिया है और मुझसे पूछा है मोल्स। तो ये जो ट्रांजिशन है मैं कैसे करूंगा, तो इसको यूं समझो, आई विल डू इट लाइक दिस, आई विल डिवाइड दिस वॉल्यूम बाय 22.7 लीटर्स। ये जो वॉल्यूम होनी चाहिए ये भी लीटर्स में होनी चाहिए तब ये काम करेगा। मान लो मोल्स दिए किसी गैस के, और मुझे अब ये ध्यान रखना दिस इज ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो मैं मोल्स की बात कर रहा हूँ ना, सब भी मैं गैसियस मोल्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर मोल्स से वॉल्यूम ऑफ अ गैस निकालना तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.7 लीटर से, ठीक है। तो एक वाई मैप बनता है, वो वाई मैप क्या है कि मोल्स हैं मिडिल में, ठीक है। अगर मैं डिवाइड, यहाँ पे मास है, ठीक है, अगर मैं मास को डिवाइड कर दूं m से, जो मोलर मास है, तो मोल्स आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई कर दूं m से तो मास, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं m से तो मास आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। अगर मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोला है मुझको, ठीक है जी, ठीक है, तो
मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं Na से तो मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड करना होगा Na से। अब अगर मान लो मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और मोल्स के बीच में एक रिलेशनशिप देनी है, ठीक है। तो अगर मोल से इसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे 22.7 लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मुझे वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 22.7 लीटर से। इसके मतलब यूँ अगर मान लो तुमने मास दिया हो और तुमसे वॉल्यूम पूछ रहा हो तो हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरे पास 11 ग्राम्स ऑफ CO2 है एट, ठीक है, CO2 है, तो वॉल्यूम एट STP क्या होगी, तो डायरेक्टली मास को तो वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो वॉल्यूम को पहले मोल्स को मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 11 CO2 का होता है 44, तो मोल्स कितने हो गए, N CO2 कितने हो गए 11/44, कितना गया 1/4। अच्छा वॉल्यूम, अब मोल्स आ चुके हैं हमारे पास, 22.7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो V CO2 कितना आएगा 1/4 इंटू 22.7 लीटर्स, ये कितना आ जाएगा 5.67 आई थिंक ये लीटर आने चाहिए, ठीक है। देख लेना, इनकरेक्ट होगा तो बता देना मेरे को। क्लियर है, सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें तो, है ना। और एक चीज और है, आई थिंक टाइम भी काफी हो गया है, क्वेश्चंस मैं कल करवा दूंगा बाकी सारे, या इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस मैं तुमको दे दूंगा अभी व्हाट्सएप पे दे दूंगा। और एक बस चीज और लिख लेते हैं, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई प्रेशर, या फिर इसको अलग से लिखवा देते हैं, मान लो कि तुम्हें कुछ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया हुआ है और तुमसे n पूछा है, तो तुम्हें P इंटू वी अपॉन R इंटू T करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। अभी कहाँ से आया कैसे आया ये मत पूछो, ये आगे आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगह पे तुम्हें क्वेश्चन दिए हो सकते हैं, P तो तुम्हें पता है प्रेशर, V तुम्हें पता है वॉल्यूम, T तुम्हें पता है टेम्परेचर, ठीक है। P अगर प्रेशर और वॉल्यूम, देखो अगर प्रेशर है तुम्हारा पास्कल्स में, वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, तो यूज R की वैल्यू 8.314 जूल क्या है ये लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अगर ये दिया है एटमॉस्फेयर में और ये दिया लीटर्स में, तो लिखना 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और अगर तुम्हें कैलोरीज में यूज करना है इसको, तो यहाँ की जगह कैलोरीज में तो 1.97 होता है, 1.97 which is taken as 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो कैलोरी का वैसे इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर मान लो पास्कल मीटर क्यूब में भी दिया हो और लेकिन कैलोरी में पूछ रहा हो आंसर, तो तुम उससे कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन यूज दीज वैल्यूज, और ये बहुत रेयर होगा लेकिन अगर आ जाए तो हेल्प, यू कैन डू दिस क्वेश्चन। तो लेट मी सी इफ आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, सेम वैल्यूम इज रिस्पेक्टिव ऑफ योर सेकंड हाइपोथेसिस, ब्ला ब्ला ब्ला, गैस स्टेट, कुछ क्वेश्चंस हैं वो बचे हैं, बाकी और क्या है, बाकी सब मैंने करा दिया यार, ठीक है। ब्ला 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 ब्ला, भाई ये एटॉमिक मास के जो, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कल करा दूंगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि तुम्हें मजे आ रहे हो, क्योंकि बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत बिगिनिंग का चैप्टर है, और अगर क्वेश्चंस होने लगते हैं तो मजा आने लगता है। अगर किसी को मजा ना आ रहा हो तो उसका कारण ये हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन ना हो रहे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं हो रहे तो भाई मैं हूं ना, ठीक है, मुझसे पूछो, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है। यू पुट द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, दिस व्हाट्सएप, ठीक है, ग्रुप में मत डालो, मुझे डायरेक्टली भेज दो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।